नमस्कार, सनराइज न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज की बात में हम बात करेंगे दिल्ली की। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की और दिल्ली की समस्याओं की, खासतौर पे तब जब बरसात का मौसम है, मानसून है और पूरी दुनिया में जब बारिश आती है तो नज़र दिल्ली पे होती है कि दरअसल वहाँ हालात क्या बनेंगे। एक तरह से सिग्नेचर फोटो दिल्ली के माने जाते हैं, जहाँ सड़कें पानी से भरी हों, लबालब सड़कों के बीच दिल्ली वाले परेशान हों। बात करेंगे, हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद जी। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है सनराइज न्यूज़ पे आपसे। हम बहुत चर्चा बहुत की नमस्कार। बात करें दिल्ली की समस्या को लेकर, दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं, लेकिन उससे पहले एक राजनीतिक सवाल ये कि आपके विधायक को एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया दिल्ली विधानसभा से। किस तरह से पार्टी इसे ले रही है? बार-बार सस्पेंशन, जबकि विपक्ष में बहुत कम विधायक हैं जिनकी आवाज़ को सरकार को शायद सुनना चाहिए था। उनकी आवाज़ को सुनने की जगह सस्पेंशन बहुत जल्दी हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो वर्तमान दिल्ली सरकार है वो संवाद में विश्वास नहीं रखती बल्कि दबाने में विश्वास रखती है। वो अनर्गल विषयों पे चर्चा करती है विधानसभा में, लेकिन जो दिल्ली के ज़रूरी विषय हैं उस पे बात नहीं करना चाहती। वो एमसीडी का जो 13,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है उस पे बात नहीं करना चाहती। दिल्ली जल बोर्ड ने जो त्राही-त्राही मचाई हुई है पूरी दिल्ली में, अधिकतर दिल्ली जो 40% से ज़्यादा दिल्ली है जिसके पास शुद्ध और पर्याप्त पानी नहीं पहुँच रहा है, उस पे वो बात नहीं करना चाहते। दिल्ली जल बोर्ड वर्तमान में जो 2,000 करोड़ हर साल के घाटे में है और उसको लगभग 47,000 करोड़ की ग्रांट भी मिली है, उसके बावजूद घाटे में है। कोई भी ना पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, ना ही क्वालिटी अच्छी है, ना ही एक्सपेंशन हुआ है, उस पे वो बात नहीं करना चाहते। डीटीसी, अभी आपने सुना होगा कि 1000 बस के लिए 950 करोड़ का उन्होंने टेंडर निकाला। 950 करोड़ का टेंडर निकाला, चलो ठीक है, क्योंकि दिल्ली को इस समय बहुत ज़्यादा बसों की ज़रूरत है और अभी वर्तमान में जो बस चल रही हैं उसमें से लगभग 95% बसों ने अपनी ज़िंदगी जी ली है और जनवरी तक मुश्किल से 50-60 बस ऐसी बचेंगी जो रोड पे फिट होंगी चलने के लिए, बाकी बसें फिट नहीं रह जाएँगी। 650 के आस-पास तो अभी ऐसी बस हैं जो रोड पे चलने के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, लेकिन लोगों की जान को जोखिम में डाल के उनको रोड पे चलाया जा रहा है। इसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। सड़कों पे कुएँ बन रहे हैं, तालाब बन रहे हैं अपने आप से। और वहाँ पे पानी भर रहा है, अगर कोई व्यक्ति निकलता है, कोई वाहन निकलता है, तो उसकी जान जाना पक्का है, उस पे वो बात नहीं करना चाहते। केजरीवाल जी अनर्गल बातें करना चाहते हैं, जब हमारे विधायक जनता की बात उठाते हैं, तो उनका सस्पेंशन कर देते हैं। इससे पता चलता है वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, वो ऑटोक्रेसी में विश्वास करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी में सिर्फ केजरीवाल, बाकी सब बाहर, वैसा ही वो माहौल विधानसभा में बना के रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये विधानसभा में जिस तरह के हालात है उसका ज़िक्र आप कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें जब सुबह से ये आना शुरू हुई कि दिल्ली में जगह-जगह पूरी-पूरी सड़क पीडब्ल्यूडी की जो धँस गई और इतने गहरे-गहरे गड्ढे हो गए कि लोग चौंक रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं, जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, होते जा रहे हैं। जहाँ छोटी-छोटी जो सड़कें हैं किमचंद जी, जो अलग-अलग मोहल्ले और गलियों में होती हैं, वो तो बेतहाशा टूटी हुई हैं। उसके अलावा अब जो मुख्य मार्ग हुआ होते हैं आवाजाही के दिल्ली में, वो भी अब टूट रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, पीडब्ल्यूडी का जो काम था, जिस तरह से उसे करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, या फिर जिस तरह से अन्य राजनीतिक गतिविधियों में आम आदमी पार्टी की सरकार या विधायक और मंत्री लगे रहते हैं, अगर पीडब्ल्यूडी या अन्य जो महकमे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी होती है इन तमाम व्यवस्थाओं को करने की, उस पर ध्यान देते, तो शायद ये तस्वीर दिल्ली की ना होती। देखिए, इस समय चंदा इकट्ठा करना, कमीशनखोरी करना, रिश्वत लेना, ये दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा काम बन गया है। क्योंकि उनको दूसरे राज्यों में जाना है, वहाँ पे चुनाव लड़ना है, वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पैसे को बाँटना है, वहाँ लोगों को पैसा देना है। उनको दिल्ली भाड़ में जाए, दिल्ली से कोई लेना-देना नहीं है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट देश का बन चुका है, सबसे ज़्यादा बजट उनके पास रहता है, लगातार काम रहता है, दिल्ली को चमका के रखने का काम उनके पास रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट ये है, वो ना क्वालिटी मेंटेन करते हैं, ना ही वो स्पीड मेंटेन करते हैं। कोई भी उनको काम दे दो, वो डिले होता है। अब ये गड्ढे क्यों बन रहे हैं? अगर प्रॉपर टेस्टिंग होती, प्रॉपर चेकिंग होती, प्रॉपर सर्वे होता, तो पता चल जाता कि यहाँ पे जो ज़मीन के नीचे पोली जगह है, हमें पहले उसको भरना है, पहले उसको दबाना है, पहले उसको मेंटेन करना है, उसके बाद रोड बनानी है। और रोडों पे क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, इतनी भीड़ है, इतना लोड है, तो उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक यूज़ करनी है, लेकिन वो तो करना नहीं है। केजरीवाल जी को सिर्फ़
चीजों को रैप करके दिखाना है, देखो हमने कर दिया। लेकिन जो झूठ का गुब्बारा होता है वो तो फटता ही है, उसको ज्यादा दिन तक आप रोक नहीं सकते। तो पीडब्ल्यूडी का जो झूठ का गुब्बारा था वो बारिश में फूटने लग रहा है। कभी उसमें गाड़ी चली जाती है, कभी उसमें लोग जा रहे हैं, कभी उसमें तालाब बन रहा है, कभी कहीं कहीं उसमें कुआं बन रहा है, और ये बहुत ही भयानक स्थिति है। और केजरीवाल जी को इसके लिए दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। और वो लगातार अपना समय दिल्ली के बाहर लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली के रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन खेमचंद जी, आरोप ये भी है कि दिल्ली में जो जल भराव होता है मुख्य मार्गों को छोड़कर, अगर अन्य अंदरूनी इलाकों की बात करें तो एमसीडी ने वहां काम नहीं किया। जो नालों की सफाई थे, जो सीवरेज की सफाई का काम था, वो अगर मानसून के आने से पहले सही ढंग से हो जाता तो शायद ये स्थिति ना बनती। फिर ऐसे में ब्लेम गेम ये चलता है कि एमसीडी के पास फंड नहीं है, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार कहती है हमने पैसा दे दिया, एमसीडी काम नहीं कर रही। तो क्या इन सब के बीच जो अभी आने वाले एमसीडी चुनाव हैं वो भी कहीं ना कहीं इस इन तमाम चीजों के पीछे हैं? एक मुद्दा खोजा जा रहा है कि इन सब चीजों के हवाले से एमसीडी में जाकर एक बार चुनावों में फिर वोट मांगे जाएं। हमें समझने की जरूरत है, दिल्ली में सीवेज डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड के पास है। बहुत साल पहले ये एमसीडी के पास होता था, और दिल्ली सरकार जो उस समय की शीला जी की सरकार थी, उन्होंने सीवेज डिपार्टमेंट को एमसीडी से अपने पास ले लिया। आज सीवेज डिपार्टमेंट इनके पास है, इन्होंने सीवेज जो व्यवस्था है उसको प्रॉपर नहीं किया हुआ है, सीवर्स की सफाई नहीं की हुई है, नालों की सफाई नहीं की हुई है, बरसाती नालों की सफाई नहीं की है। हाँ, और दूसरा, इन्होंने एमसीडी का जो मेजर फंड है, बड़ा फंड है, इस समय महामारी है, एमसीडी के जो रिसोर्सेज पहले से ही सीमित हैं, उनकी जो आमदनी पहले से ही सीमित है, और सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा काम एमसीडी ही कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब केजरीवाल जी और उनके विधायक घर में सोते थे, घर से निकलते नहीं थे डर की वजह से, तब एमसीडी के कोरोना वॉरियर हर गली में जाके सफाई करते थे, हर घर में जाके जो कूड़ा है, और कूड़े पे क्योंकि वो घर से कूड़ा निकल रहा है, और घर में बीमारी से संक्रमित लोग भी होते थे, उस कूड़े में भी संक्रमण होता था, अपनी जान को जोखिम में डाल के डेली सेवा कर रहे थे, डेली काम कर रहे थे। और केजरीवाल जी इस तरीके से दोगला व्यवहार कर रहे थे, जो फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटी वो अपने एम्प्लॉय को, दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दे रहे थे, वो फैसिलिटी भी वो एमसीडी के एम्प्लॉय को उन्होंने एज अ कोरोना वॉरियर नहीं दी। ना उनको उन्होंने सैनिटाइजर दिया, ना ही मास्क दी, ना ही पीपीई किट दी। इसके बावजूद उन्होंने सेवा करके दिखाया। केजरीवाल जी के डिपार्टमेंट तो फंड होने के बावजूद हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, सिर्फ कमीशन खोरी, पैसा कमाने में लगे हुए थे। कहीं सिविल डिफेंस के नाम पे, कहीं लॉकडाउन के नाम पे, कहीं उन्होंने फोन कॉल की फैसिलिटी, जो फोन किसी को नहीं गया उसके नाम पे, दवाई वितरण के नाम पे, हर जगह खाना वितरण के नाम पे, खाना किसी को दिया नहीं गया, और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया। वो लगातार घोटाले पे घोटाले करते रहे। एमसीडी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद घर घर पे जाके उन्होंने कूड़ा उठाया, गली गली को उन्होंने साफ किया, सैनिटाइजेशन का काम उन्होंने किया। और एमसीडी का ये काम दिल्ली वालों के दिल में बैठ गया है, दिल्ली वालों को समझ में आ गया है। जमीन पे काम एमसीडी कर रही है, केजरीवाल से प्रचार कर रहे हैं, और एमसीडी के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं, उसको फंड नहीं दे रहे हैं, उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खेमचंद जी, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के और पार्टी के जो तमाम विधायक मंत्री ये कहते हैं कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई तो बेहतर ढंग से हम काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो एमसीडी में है वो लगातार सिर्फ इस बात का रोना रोती है कि केजरीवाल ने फंड नहीं दिया। जबकि जो तमाम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तो खासतौर पर कहते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से जो फंड दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा इस बार वो पूरे एजेंडे के साथ हैं कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लेके आइए, ताकि जो फंड दिल्ली सरकार देती है उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। दिल्ली सरकार के पास तो 69,000 करोड़ का बजट है। दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को क्यों सही नहीं कर रही है? दिल्ली को आज लगभग 15,000 बस चाहिए। दिल्ली में इस समय 3700 के आसपास बस चल रही है, जिसमें से 650 बस बिल्कुल फिट नहीं है रोड पे चलने के लिए। और जो बाकी जो बची हुई बस हैं वो भी कुछ महीनों में रिटायर होने वाली हैं। तो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्यों नहीं सुधार पाए? 6 साल से ज्यादा इनको हो गए, इनके पास हैवी बजट है, हैवी संसाधन है, क्यों इन्होंने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को नहीं सुधारा? वैसे ही जल बोर्ड, 6 साल में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ी, ना ही क्वालिटी बढ़ी। और जो अनऑथराइज कॉलोनी जो है, आज भी लगभग 40% दिल्ली को पानी नहीं मिलता। पहले जब ये सीएम नहीं थे, बहुत हल्ला मचाते थे कि मैं जैसे ही आऊंगा दिल्ली से टैंकर माफिया को साफ कर दूंगा, आपको टैंकर से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी।
आपको टोटी का पानी मिलेगा, आपको नल का पानी मिलेगा, आपको आपके घर में पानी मिलेगा, आपको पानी की बाल्टी लेके नहीं घूमना पड़ेगा, आपको टैंकर के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, आपको पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, आपको बोतल नहीं खरीदनी पड़ेगी। लेकिन उस समय टैंकर पे 1100 करोड़ रुपए खर्चा होता था, आज टैंकर पे 1800 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। केजरीवाल जी, अगर आप ये कहते हो कि 93% दिल्ली में टोटी से पानी जा रहा है, पाइप से पानी जा रहा है, तो 1800 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? क्या आप उसको बिचौलियों के माध्यम से या घूसखोरों के माध्यम से अपनी पार्टी में चंदा ले रहे हो या घूसखोरी कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। या तो आपके नल पानी नहीं दे रहे हैं या फिर आप घूसखोरी कर रहे हो। दो डिपार्टमेंट की बात रहे, पीडब्ल्यूडी का चेहरा आपने खुद दिखाया है। गड्ढे हो रहे हैं, तालाब बन रहे हैं, रोड की रोड बैठ रही हैं, गाड़ियां अंदर जा रही हैं, लोगों की जान जोखिम में है। ये तीन बड़े डिपार्टमेंट हैं, क्यों नहीं जी। इसमें कोई सुधार किया? वैसे ही आप हेल्थ की फैसिलिटी देखिए, क्या हालत रही केजरीवाल जी की। ना ही इनके पास कोई ऑक्सीजन का प्लांट था, ना ही इनके पास ऑक्सीजन को स्टोर करने की फैसिलिटी थी, ना ही इनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था कि जो हाउस आइसोलेशन में लोग थे उनको किसी भी तरीके की सपोर्ट दे सकें। ना ही ये किसी भी नए हॉस्पिटल का निर्माण करवा पाए, ना ही सफिशिएंटली इन्होंने नए बेड को एडिशन किया, ना ही नए वेंटिलेटर खरीद पाए। स्वास्थ्य भी ऐसा ही रहा। अब आप शिक्षा में आ जाइए, ना ही कोई नया स्कूल बना पाए, ना ही नया कॉलेज बना पाए। जब आप 69,000 करोड़ बजट के साथ अपने जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, जो दिल्ली की जो डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, डे टू डे लाइफ को चलाते हैं, उनमें आप अच्छा काम नहीं कर पाए, तो एमसीडी में कैसे करोगे? आप तो घर में सो रहे थे, आप तो सफाई भी बंद करा देते, आप तो सफाई भी नहीं करने देते, आप तो जो कूड़ा पिकिंग का काम जो एमसीडी कर रही थी, आप तो वो भी नहीं करते, आप तो सैनिटाइजेशन का काम नहीं करते। भगवान का शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और साथ में एमसीडी के कर्मचारियों ने दिल्ली की महामारी में सेवा की। अगर केजरीवाल जी होते तो ये दूसरे प्रदेशों में प्रचार कर रहे होते और दिल्ली और भी बदतर स्थिति में होती। बिल्कुल, खेमचंद जी, पानी का ज़िक्र आपने किया है और शिक्षा का और अस्पतालों का आपने ज़िक्र किया। सबसे पहले अगर मैं पानी की बात कर लूँ, क्योंकि हमने रिपोर्ट की पहाड़गंज इलाके से, हमारे संवाददाता ने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट की, तो लोग पानी, पीने के पानी को लेकर खासे मुश्किल में हैं और उनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। सरकार की कमी हो सकती है, लेकिन विपक्ष के तौर पे आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर दिख रहे हैं, पानी के मुद्दे पर, महँगाई के मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं। मुद्दे सेंट्रिक विरोध या प्रदर्शन कब करेंगे आप लोग? क्योंकि विपक्ष के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि अगर सरकार कोई सहूलियत नहीं दे पा रही है जनता को, तो कम से कम उस जनता की आवाज को आप लोग उठाएं। शायद हो सकता है कि आपके पास जानकारी ना हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से लगातार आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में लगातार इस विषय को उठा रही है। पिछले 1 महीने में भी 4 से 5 पानी पे बड़े प्रदर्शन हुए हैं। हमने गली-गली में, हमने एरिया में, हर मंडल में, हर बूथ पे भी प्रदर्शन किया है। केजरीवाल जी को एक्सपोज़ किया है और पानी की 2-3 समस्याएँ, एक तो पानी की अवेलेबिलिटी और उससे ज़्यादा क्वालिटी की समस्या है, कि जो क्वालिटी जो उन्होंने गिराई है, क्योंकि जो ना तो नए ट्रीटमेंट प्लांट बने, ना ही स्टोरेज प्लांट बने। और केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली को पानी की समस्या नहीं हुई क्योंकि मैं दिल्ली में इतने ज़्यादा रेन हार्वेस्टिंग के साधन लगा दूँगा कि दिल्ली के पास अपना पानी होगा, या इतने यहाँ पे स्टोरेज लगा दूँगा कि जो अपनी दिल्ली में पहले झीलें होती थी, तालाब होते थे, उनको रिवाइव करूँगा कि जब ज़रूरत पड़ने पे दिल्ली के पास पानी कम आ रहा है यमुना जी में, तो वो पानी दिल्ली के जो रिजर्वियर से लिया जा सके और दिल्ली को सप्लाई की जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ना ही किसी झील को रिवाइव किया गया, ना ही किसी तालाब को रिवाइव किया गया। नए की तो बात दूर की है, जो थे उनको भी बर्बाद कर दिया गया। और जो बारिश का पानी जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में पानी-पानी हो रहा है, उसको इकट्ठा करने का, स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं। इसीलिए पानी की समस्या हो रही है। आप पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए ना ही यमुना जी में जो गंदे नाले जा रहे हैं, उस पानी को आप ट्रीट कर रहे हो, ट्रीट करके यमुना जी में डाल रहे हो। आप गंदे पानी को पिलाना चाहते हो। आप हर जगह कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे फ्यूचर में दिल्ली वालों को फैसिलिटी मिले। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कुछ-कुछ कहीं-कहीं कॉस्मेटिक चीज़ें कर रहे हो। कॉस्मेटिक चीज़ों से लॉन्ग टर्म काम नहीं होते, कॉस्मेटिक चीज़ों से ज़िंदगी नहीं चलती। इसीलिए केजरीवाल जी का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ रहा है।
खेमचंद जी, आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया था। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा के मामले में दिल्ली में उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। जो था रिजल्ट, उसमें एक तरह से बदलाव आया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ी है। मनीष सिसोदिया इस बात का पूरा क्रेडिट लेते हैं कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दिल्ली में एजुकेशन का, उसको हमने बिल्डअप किया है और ज्यादा उसको बेहतर करने की उन्होंने कोशिश की है। स्वास्थ्य के मामले में वो कह रहे हैं कि केंद्र से, खासतौर पे अब कोरोना वैक्सीन का अगर हम जिक्र कर लें, कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हम वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी से करना चाहते हैं, लेकिन जो डिमांड है उसके अनुरूप हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। कोरोना के काल में जब हमने ऑक्सीजन को लेकर तमाम स्थिति देखी, उस पर भी तमाम विवाद हुआ। तो क्या ये केजरीवाल सरकार जिन मुख्य स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बिंदुओं को लेकर अपने आप को क्रांतिकारी परिवर्तन वाली सरकार बता रही है, क्या बीजेपी उसकी अच्छाइयों को नहीं देख रही है? कहा यह जा रहा है कि सिर्फ आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं उसको जो आप देख नहीं रहे। नहीं, हम तो कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल अदा करते हैं। अगर कोई अच्छी बात होती है उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। हमको लगा कि भाई केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक लाके दिल्ली का भला करना चाहते हैं, दिल्ली वालों को लोकल एरिया में फैसिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक अपने जो उनके गुर्गे थे या अपने उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे या परिवार वाले थे, उनके घरों में रेंट पे उनके साथ एडजस्टमेंट करके उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक एस्टेब्लिश कर दिए और उसमें बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए, एम्प्लॉय भी सेट कर दिए, डॉक्टर्स को भी उन्होंने एंगेज कर लिया और उनके साथ कमीशनखोरी उनकी प्रारंभ हो गई। चलो, ये बात भी एक स्तर तक हम सहन कर सकते थे, दिल्ली वाले सहन कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद, इतना फंड लगाने के बावजूद, वो किस काम में आ रहे हैं? आप देखिए, कोरोना काल में सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। वो बेसिक दवाई तक नहीं दे पा रहे थे। वो फ़ोन पे फैसिलिटी तक नहीं दे पा रहे थे। वो टेस्टिंग तक नहीं कर पा रहे थे। तो क्या फ़ायदा ऐसे हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा करने का, जिन पे आप कोई भी बेसिक फैसिलिटी ना दे सको, कोई भी बेसिक सपोर्ट ना दे सको। दिल्ली वाले यहाँ-वहाँ भटक रहे थे। अगर इनके हज़ार मोहल्ला क्लिनिक बेसिक फैसिलिटी देने के लिए भी इक्विप्ड होते, 10-10, 20-20 लोगों को भी सपोर्ट देने का, जो बीमार लोग थे, उनको ट्रीट करने के लिए इक्विप्ड होते, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 लोगों का सपोर्ट हो जाता, तो दिल्ली में इतनी मौतें नहीं होती, दिल्ली में इतना हाहाकार नहीं होता। लेकिन वो सब दिखावा था, सब वो झूठ का एक गुब्बारा था, वो फट गया, लोगों ने देखा। वैसे ही आप देखेंगे, इन्होंने कोई भी नया हॉस्पिटल तैयार नहीं किया, ना ही इन्होंने नए डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट किया, ना ही इन्होंने कोई भी नई मेडिकल फैसिलिटी का एडिशन किया, बल्कि कुछ एक हॉस्पिटल, कुछ जगह बन रहे थे, पुरानी सरकार ने इनिशिएट किए थे, जो अब तक बन के तैयार हो जाने चाहिए थे, एक द्वारिका में है। वो फैसिलिटी भी इन्होंने धीमी कर दी, बनाई नहीं, स्टार्ट नहीं की। अगर वो द्वारका की फैसिलिटी भी स्टार्टेड होती, शायद वहाँ पे भी हज़ारों लोगों की जान बच सकती थी और वो जानें गईं। शिक्षा में अब बात करेंगे। शिक्षा में आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। ये सिसोदिया जी ने अपने एरिया के 1-2 स्कूल को चमका लिया, उसको ब्रश करा दिया, डेंट पेंट करा दिया और बोला देखिए ये शिक्षा का मॉडल है। अरे ऐसा नहीं। दिल्ली में आपके पूरी दिल्ली में देखिए, आप ईस्ट दिल्ली को, जहाँ पे सिसोदिया का एरिया, उसको छोड़िए, सेंट्रल दिल्ली में आइए, आउटर दिल्ली में जाइए, आप ग्रामीण एरिया में जाइए, सेंट्रल दिल्ली में जाइए, दिल्ली की बिल्डिंग जर्जर हैं और आप यदा-कदा दिखाते हो कि छतें गिर रही हैं, बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, टाट पे बच्चे बैठे हुए हैं और मैथ और साइंस जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, अधिकतर स्कूलों में उनके टीचर नहीं है। या तो एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं या दूसरे सब्जेक्ट के लोग उनको वहाँ पे जुगाड़ से पढ़ा रहे हैं। मैथ और साइंस के टीचर अधिकतर स्कूल्स में नहीं है। ऑनलाइन जब एजुकेशन चले, ऑनलाइन, क्योंकि अभी 1.5 साल से तो बीमारी चल रही है, स्कूल खुले हुए नहीं है। दिल्ली की कल ही खुल गई, दिल्ली के स्कूल एक्सपोज हो गए, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में तो फिर भी बच्चों के पास, अधिकतर बच्चों के पास मोबाइल है, थोड़ा बहुत इंटरनेट भी है। ना तो ये गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को इंटरनेट की फैसिलिटी दे पाए, क्योंकि इनका जो फ्री वाई-फाई है वो तो खुश था, वो कहीं दिखाई नहीं देता। ना ही उनको गजेट दे पाए और ना ही इनके टीचर स्कूल से बच्चों को पढ़ा पाए। इनकी कलई पूरी तरीके से एजुकेशन में खुल चुकी है। खिमचंद जी, अब एमसीडी का अगर जिक्र कर लें, आपने कहा कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। एमसीडी का क्या हाल है? वहां पर भी तो बम्पर वैकेंसी खाली है। वहां क्यों नहीं रिक्रूटमेंट आप लोग करते? वहां एमसीडी के जो स्कूल्स हैं वहां पर भी टीचर्स की कमी है।
सैलरी के लिए वो लगातार जो हैं टीचर वो अपने वेतन के लिए आंदोलन करते हैं, तब उन्हें वेतन मिलता है। अस्पतालों का भी यही हाल है। तो क्या अब जो आप चुनाव में जा रहे हैं, उससे पहले कोई राहत मिल पाएगी जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनको, और जो रिक्रूटमेंट होने चाहिए, जो भर्तियां होनी चाहिए उसको लेकर अब चुनाव से पहले आपका क्या कुछ कहना होगा इस पे? देखिए, चुनाव से पहले हमारे पास बहुत ही लिमिटेड साधन है। एमसीडी की जो डिपेंडेंसी है वो दिल्ली सरकार पे होती है। दिल्ली सरकार को ग्रांट एमसीडी को देनी होती है, कंपल्सरी ग्रांट, लेकिन वो ग्रांट हर साल एमसीडी को मिल नहीं रही है। उसमें कभी 10% दे देते हैं, कभी 15% दे देते हैं और इकट्ठा होके 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिल्ली सरकार पे पेंडिंग है। अगर वो टाइम पे दे देते, तो दिल्ली में जो सैलरी की समस्या है या फंड की वजह से जो और डेवलपमेंट के काम एमसीडी को करने चाहिए थे, वो आराम से हो सकते थे। उनमें रुकावट नहीं आती, लटकना-भटकना नहीं होता। लेकिन केजरीवाल जी वो चाहते नहीं थे और उन्होंने ये किया। हमारी जो एमसीडी की सरकार है, हमारे जो एमसीडी के मेयर हैं, सबसे पहले तो एमसीडी को उन्होंने इस समय लोगों के लिए अवेलेबल करा है। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाए, आसानी से अपना उनका जो काम है, सर्टिफ़िकेट बनवाना है, डॉक्यूमेंट बनवाना है, उनको अपना नक्शा पास कराना है, ट्रांसपेरेंसी को लाने का काम हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। और जो एमसीडी की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, कि पार्क को मेंटेन करना है, सफाई को मेंटेन करना है, कूड़ा पिकिंग की जो गाड़ियाँ जाती हैं वो टाइम पे पहुँचे और जो स्ट्रीट लाइट हैं वो प्रॉपर्ली चलें। इसमें एमसीडी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैं आपसे अनुरोध भी करूँगा और आपको इनवाइट भी करूँगा। आप एरिया में आएँ और कंपेयर करें। एमसीडी की सड़क देखें छोटी, सीमित संसाधन के बावजूद वो बेटर मेंटेन है। एमसीडी की लाइटें देखें वो बेटर मेंटेन है और आप पीडब्ल्यूडी की रोडें देखें, वहाँ की उनके फंड्स देखें तो आपको पता चल जाएगा। एक तरफ हिमालय के बराबर फंड्स हैं, दूसरी तरफ एक छोटे से फंड आप कह सकते हो एमसीडी के पास है, लेकिन एमसीडी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जबरदस्त काम कर रही है। और जो दिल्ली सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे का प्रचार का काम कर रही है और लोग ये बात समझ चुके हैं और आने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली सरकार को जिस तरीके से पिछली बार 2017 में मुक्की खानी पड़ी थी, उन्हें उनको मुक्की खानी पड़ेगी। चलते-चलते खेमचंद जी, एक सवाल आपके संगठन से जुड़ा हुआ, क्योंकि 23 प्रवक्ताओं की एक लंबी-चौड़ी लिस्ट तैयार कर ली है दिल्ली बीजेपी ने। कहा यह जा रहा है कि संगठन में जो और पदाधिकारी हैं, उससे ज़्यादा ये 23 प्रवक्ता हैं। उपयोगिता पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपयोगिता है 23 प्रवक्ताओं की एक जंबो लिस्ट तैयार करने का? संगठन को मजबूत करने के लिए क्या इतने लंबे-चौड़े प्रवक्ताओं की लिस्ट ज़रूरी थी? या सबको सम्मिलित करना, कोई नाराज ना हो उसके मकसद से ये लंबी लिस्ट बनाई गई है? अभी आप देखेंगे इस समय मीडिया, डिजिटल मीडिया, वर्चुअल जी, मीडिया, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ गया है। अभी फिज़िकली काम कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू काम ज़्यादा हो रहा है। तो इस जी। समय तो टेक्निकल पर्सन है, जो पढ़ा-लिखा है, जो रिसर्च डेवलपमेंट कर सकता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है, संवाद कर सकता है, उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। और आप जी। देखेंगे आज जो टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हर जगह हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मिल सके, भारतीय जनता पार्टी का ऑफ़िशियल रिप्रेजेंटेटिव मिल सके, इसीलिए और जो ऑर्गेनाइज़ेशन के कार्य हैं, वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा टीम का निर्माण हुआ है और ये सब पॉज़िटिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुआ है। इसमें हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट या फिर जुगाड़ ऐसी चीज़ों को नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ पे काम के अनुसार ज़िम्मेदारी दी जाती है और सभी प्रवक्ता बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने-अपने फ़ील्ड में सब लगे हुए हैं, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना लगातार योगदान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया खेमचंद जी, सनराइज़ न्यूज़ से बात करने के लिए। आगे भी हम आपके साथ बहुत-बहुत जुड़ेंगे धन्यवाद आपको। और अन्य मुद्दों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो थैंक सनराइज़ यू। न्यूज़ के तमाम दर्शकों को आज का ये हमारा इंटरव्यू खेमचंद जी के साथ कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और साथ ही सनराइज़ न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, और एक बार फिर खेमचंद जी को हम दोबारा भी आमंत्रित करेंगे कुछ और मुद्दे और कुछ नए विषयों के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।